हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो आज मौलिक अधिकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे भाग 3 से। दोस्तों, इसका जो डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डला हुआ है और उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिटेल्ड में हमने बात किया है। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वाद यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं उनके बारे में भी हमने बात किया हुआ है। तो एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा भाग 3 का। ठीक है, आज की क्लास में हम डिटेल्ड उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। भाग 3 पे आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, परंतु एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को, साथ में ट्रिक आपको समझाता चलूंगा ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो रटना ना पड़े, आप रिलेट कर पाओ, समझ सको। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 12 की बात करें तो ये बात कर रहा है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ये वो राज्य नहीं है जो आप यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार ऐसे समझते हो। ये राज्य तो है ही है, परंतु इसके अलावा भी इसकी मीनिंग थोड़ा और ब्रॉडर है। आपको छोटे से लैंग्वेज में समझा देता हूं कि ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है या सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जिसको सरकार पैसा देता है या सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सभी संस्थाएं राज्य की कैटेगरी में आएंगी। चाहे वो रेलवे हो तो रेलवे अपने आप में एक राज्य है, एयरपोर्ट अपने आप में एक राज्य है, एलआईसी गवर्नमेंट संस्था है, अपने आप में एक राज्य है, एसबीआई गवर्नमेंट संस्था है, अपने आप में एक राज्य है, ओएनजीसी अपने आप में एक राज्य है। तो ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है या उसके द्वारा संचालित की जा रही है, वो सभी संस्थाएं राज्य की कैटेगरी में आएंगी। और ये कोई भी जो राज्य की कैटेगरी में जो संस्था आएगी, इनमें से कोई भी संस्था मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन नहीं कर सकती। समझ आ गई बात? तो राज्य क्या है, तो राज्य आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है विधि का असंगत होना और मूल अधिकारों की सुरक्षा। विधि यानी कि न्याय यानी कि कानून। कोई भी कानून स्वतंत्रता से पहले यानी कि जब ये हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले भी अगर कोई कानून है या अभी चल रहा है, और अगर ऐसा कोई कानून है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को असंगत घोषित कर दिया जाएगा। उस कानून को जीरो, नल या वाइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो कानून अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। या स्वतंत्रता के बाद या संविधान लागू होने के बाद भी अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है, या ऐसे जितने भी राज्य हैं जिसको मैं राज्य की परिभाषा में डिफाइन किया हूं, ये राज्यों के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो मौलिक अधिकार का हनन या उल्लंघन करता है, तो उसे भी असंगत घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो नल एंड वाइड हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आजादी से पहले या आजादी के बाद कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, कोई भी ऐसा लॉ किसी भी राज्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। बात समझ आ गई? तो 12 में किसकी बात किया है, राज्यों की परिभाषा, और 13 में क्या बात किया है कि कोई भी कानून आजादी से पहले या आजादी के बाद ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। इतनी बात समझ आ गई? चलिए फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार में। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हैं, इसमें जैसे हमने बताया कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, लेकिन इन अनुच्छेदों को, ये जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? वर्गीकरण। क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किया गया है। शुरू में ये 7 थे। कितने अधिकार थे हमारे मौलिक अधिकार? 7 थे।
बाद में एक अधिकार कम कर दिया गया, वो बताऊंगा कौन सा अधिकार कम कर दिया गया। तो अभी जो वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6 हैं। वो कितने हैं? 6 हैं। लेकिन अगर पूछे कि शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, तब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो इनमें से कौन से 7 मौलिक अधिकार हैं, फटाफट याद कर लेते हैं। और याद करने का हमने एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक से आप याद करिए। तो वो ट्रिक है दोस्तों, समता ने स्वतंत्रता के लिए, समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, समता ने समानता के लिए शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध धर्म और संस्कृत का संवैधानिक उपचार किया, संवैधानिक उपचार किया। देखिए बहुत आसान है। समता एक लड़की है जो स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धर्म, शोषण के विरुद्ध धर्म और संस्कृत का संवैधानिक उपचार किया। तो किसने? समता ने। अब फटाफट समझते हैं दोस्तों। तो समता का तात्पर्य यहां पर है दोस्तों, समता का मतलब है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में। तो समता का मतलब है समानता का अधिकार। तो 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में समता यानी कि समानता की बात की गई है। फिर 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 में, 23 और 24 में बात किया है शोषण के विरुद्ध। धर्म, धर्म और धर्म से रिलेटेड चीजों को कहां पर डिस्कस किया गया है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में। और संस्कृत और शिक्षण की बात की गई है, ये अल्पसंख्यकों की संस्कृत और शिक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचार की बात की गई है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत में हमारे पास 7 अधिकार दिए गए थे। पहले, अभी कितने हैं? 6 हैं। समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृत और संवैधानिक उपचार। ठीक है, ये 6 अभी हैं। 7वां कौन था? तो 7वां जो था वो था प्रॉपर्टी का अधिकार, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी को आप क्या कह सकते हो? धन का अधिकार। ठीक है, धन संग्रह का अधिकार या धन का अधिकार, धन का अधिकार, धन का अधिकार। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी रखना या धन रखना या दौलत रखना, इसका भी मौलिक अधिकार था कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, धन रख सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। परंतु अभी इसको एक संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके माध्यम से इस धन के अधिकार को, प्रॉपर्टी के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अगर कभी ये पूछे कि शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ है तब कितने अधिकार दिए गए थे, तब 7 अधिकार दिए गए थे, जो कि बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से धन के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अब इसको 300A में जोड़ दिया गया है, 300A में जोड़ दिया गया है। चलिए, तो इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार अभी प्रेजेंट में हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता के अधिकार में 14 से लेकर कितने दिए हैं? 18 तक। 14 से लेकर 18 तक। फटाफट इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों 14 क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे।
कानून के सामने चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, वो क्या होगा, समान अधिकार प्राप्त है कानून के सामने। जो ये अनुच्छेद 14 है, इसे सकारात्मक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से कहा जाता है। सकारात्मक भी है और ये नकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक क्यों है दोस्तों? सकारात्मक है आम लोगों के लिए, यानी कि नागरिकों के लिए क्या है, सकारात्मक है। नागरिक के लिए क्या है ये, नागरिक के लिए सकारात्मक है, जबकि राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है। राज्य के लिए नकारात्मक क्यों है, ये समझते हैं। ये कहता है कि कानून के समक्ष हर राज्य को सभी को समान रूप से देखना है, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो जब किसी से कहा जाता है कि तुम्हें रोका जाता है कि नहीं तुम सबको समान अधिकार दोगे, तो तुम्हारे लिए क्या है, ये नकारात्मक है। तो राज्य के लिए क्या है, राज्य को ये अनुच्छेद 14 निश्चित कर देता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, सबके साथ समान अधिकार, सबको समान अधिकार दोगे, ठीक है। तो ये अधिकार, ये क्या हुआ, समानता राज्य के लिए नकारात्मक हो गया। जबकि पब्लिक के लिए क्या है, नागरिक के लिए क्या है, ये सकारात्मक है, क्योंकि नागरिक को पता है कि कोई भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद जो 15 है, ये कह रहा है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। कि कोई किसी धर्म का है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, उसको धर्म के आधार पर भेदभाव से नहीं किया जा सकता। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर कि महिला है, पुरुष है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो कहां पर पैदा हुआ है। वो कहीं भी पर पैदा हुआ हो, अगर भारत में पैदा हुआ है तो उसे समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 15 में कुछ सकारात्मक सकारात्मक भेदभाव भी किए जा सकते हैं। सकारात्मक सकारात्मक भेदभाव, ठीक है। सकारात्मक भेदभाव, भेदभाव यानी सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 राज्य को अधिकार देता है कि अगर आपके राज्य में कोई धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के स्थान आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर पिछड़ा है, समाज की मुख्य धारा से अलग है, तो उसे आप कुछ रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देकर उसको भी समाज के मेन धारा में ला सकते हो। तो कहीं पर अगर शिक्षा के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो आरक्षण दिया गया है, शिक्षा के अंदर आरक्षण देने का प्रावधान इसी अनुच्छेद 15 में है। तो शिक्षा के आधार पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कुछ सकारात्मक भेदभाव किए जा सकते हैं। राज्य ये कर सकता है और राज्य को ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो शिक्षा में आरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मिला है। समझ आ गई बात? बात करते हैं अनुच्छेद 16। अगर इसको दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो फिर मैंने बताया कि वो प्लेलिस्ट में आप जाकर भाग 3 का वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा आपको। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, 16 अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान करता है। वैसे तो क्या कह रहा है कि सभी को समान अवसर देना चाहिए, ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु अगेन यहां पर भी कुछ सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर पॉजिटिव आरक्षण दिए जा सकते हैं, ताकि ऐसा समाज जो वंचित है, शोषित है, रहा है सदियों से, उसको भी मेन धारा में लाया जा सके। और इसी के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। और दोस्तों आपको जैसे पता है 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2019 में किया गया था, ठीक है, इसके माध्यम से जनरल कैटेगरी के लोगों को भी, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, ईडब्ल्यूएस, इनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों रिजर्वेशन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 16 में। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण देने का प्रावधान है वह किस में दिया गया है? अनुच्छेद 16 में। और शिक्षा के अंदर
शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जो आरक्षण देने का कार्य किया गया है वो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो हालांकि कहता है समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, परंतु कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार भी राज्य को अनुच्छेद 15 और 16 देते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 कहता है दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, अर्थात छुआछूत का अंत होना चाहिए। जो समाज में जाति के आधार पर छुआछूत फैला हुआ है इसका भी अंत होना चाहिए। ठीक है, ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कि टाइटल्स, राजा महाराजा कोई नहीं लगाएगा नाम के पहले। अब कोई राजा नहीं लगाएगा, कोई नवाब नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई नवाब नहीं लगाएगा, कोई राय बहादुर नहीं लगाएगा, राय या ऐसे जो जन्म के आधार पर, ठीक है, बर्थ राइट पे मिलते थे कि हम राजा का बेटा है राजा बनेगा, नवाब का बेटा है नवाब बनेगा, राय का बेटा है राय बनेगा, ऐसे कोई भी टाइटल अब धारण नहीं कर सकते। और इनसे संबंधित कई वाद भी हुए हैं। लोगों ने बोला कि जो आप भारत रत्न देते हैं या लेट से आप कोई भी डॉक्टरेट की डिग्री दिया, आपने इंजीनियर की डिग्री दिया, लोग एडवोकेट लगाते हैं नाम के पहले, पद विभूषण दिया, पद भूषण दिया, ये भी तो एक टाइटल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, ऐसे टाइटल्स ये अर्जित किए गए हैं, ये जन्म के आधार पर नहीं मिले हैं। अगर कोई डॉक्टर नाम से पहले लगाता है तो उसने वो डिग्री लिया है और डिग्री के आधार पर लगाता है। वो जन्म के, ऐसा नहीं कि उसका बेटा भी डॉक्टर ही लगाएगा। जब तक वो डिग्री नहीं ले लेगा तब तक नहीं लगा सकता। समझ आई बात? तो ऐसे टाइटल्स को खत्म करने का ये 18 अनुच्छेद कहता है जो जन्म के आधार पर है। और यहां पर एक चीज और समझा दूं कि कोई अगर विदेशी राज्य भी किसी भारतीय नागरिक को यह टाइटल देता है तो व्यक्ति ये टाइटल धारण नहीं कर सकता जब तक कि वो भारत सरकार से अनुमति न ले ले। समझ आई बात? तो देखिए इन सब में समानता की बात की है। जब टाइटल नहीं लगेगा तो सब क्या होंगे? समान होंगे। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा मतलब सब समान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 14 से लेकर 18 तक में किसकी बात किया है? समानता या समता की बात किया है। ठीक है, यही याद रखेंगे। समता ने स्वतंत्रता के लिए, अब हम किसकी बात करेंगे? स्वतंत्रता की बात करेंगे। स्वतंत्रता किसमें दिया गया है? 19 से लेकर 22 तक में। चलिए बात करते हैं अगले अधिकार की, दैट इज स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिया गया है 19 से लेकर 22 तक में। 19 में कितने अधिकार दिए गए हैं दोस्तों? 19 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6 अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार कौन कौन से हैं यहां वैसे लिखे हैं, बट याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, संचालन कर सकता है, निवास कर सकता है, और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए केजरीवाल जी, आप सब जानते हैं, तो केजरीवाल जी, अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो केजरीवाल जी बोलते बहुत अच्छा थे, तो ये बहुत अच्छा वक्ता थे। यानी कि ये क्या थे? बोलने की आजादी, यानी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये वहां पर सभा में जाके बोलने लगे। जब बोलने लगे तो अभिव्यक्ति, ये किसकी आजादी हो गई? अभिव्यक्ति की आजादी। जब ये बोलने लगे तो बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने लगे, इनको सुनने लगे, अच्छा बोलते थे, अच्छे वक्ता थे। तो ये सभा करने लगे। क्या करने लगे? इन्होंने सोचा कि जब बहुत लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो क्यों ना हम सभा करें। सभा करने लगे तो बहुत सारी सभाएं किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो इन्होंने संगठन बना लिया। क्या बना लिया? संगठन बना लिया। और संगठन का नाम क्या था इनके? आप पार्टी। आप सबको पता है, आम आदमी पार्टी, आप। ठीक है, तो बोलने की आजादी यानी अभिव्यक्ति की आजादी। जब बोलने अच्छा लगे तो इन्होंने सभा करना चालू कर दिया। जब सभा में लोग बहुत आने लगे तो इन्होंने क्या किया? एक संगठन बना लिया। अब संगठन बनाए तो दोस्तों एक ही राज्य में तो नहीं चलाएंगे, संगठन पूरे राज्य में, पूरे देश में ले जाएंगे। तो इनको देश में कहीं भी घूमने की आजादी मिल गई। ठीक है, तो कहीं भी देश में, देश के किसी भी कोने में जाने की आजादी हो गई। ठीक है, आना जाना, यानी किसी भी बिना रोक टोक के कहीं भी देश में आया जा सकता है, यानी संचलन या संचालन हो सकता है। क्या हो सकता है? संचालन हो सकता है, संचालन हो सकता है, कहीं भी आ जा सकते हैं। अब जब कहीं जाएंगे तो उनको निवास करने की भी जरूरत पड़ेगी, यानी वो किसी भी राज्य में जाके निवास कर सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपनी ऑफिस खोल सकते हैं। तो निवास करने की
स्वतंत्रता, समझ आई बात, निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है कि जब निवास करेंगे, अब जैसे उनकी पार्टी अभी पावर में नहीं है तो कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, तो इसका भी अधिकार संविधान देता है। तो आर्टिकल 19 में 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं: बोलने, अभिव्यक्ति की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, संचालन यानी कहीं भी देश में घूम घूम कर संचालन करने की आजादी, निवास कहीं भी जाकर रुकने की आजादी या प्रॉपर्टी खरीदने की आजादी, और कोई भी व्यवसाय करने की आजादी, ये अनुच्छेद 19 देता है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो अपराधों के संबंध में संरक्षण। अब ये जो आर्टिकल 20 है, अपराधों के संबंध में संरक्षण, इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई अपराधी है उसको भी संविधान ने संरक्षण दिया है। अगर कोई अपराधी है उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, एक बार सजा होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने, कोई चोर है उसको बार बार ले जाके जमा कर देती थाने में। तो एक अपराध के लिए एक बार सजा, पहला चीज है, ये इसको संरक्षण मिला है। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, है ना। तो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर पुलिस कभी किसी को मारती है, बोलती कि नहीं तुम बोलो कि तुमने ही गुनाह किया है, तो आप अपराध स्वीकार कर लो, क्योंकि पुलिस के सामने आपका जो अपराध स्वीकार करोगे वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। और तीसरा, अगर आपने जो अपराध किया है और जिस वक्त किया है उस वक्त उस उस कंट्री में जो सजा का प्रावधान था उतनी ही सजा आपको मिलेगी। अगर बाद में, लेट से एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स है जिसने 5 साल पहले कोई एक अपराध किया और उस अपराध की सजा उस वक्त 5 साल पहले 6 महीने थी, लेकिन अभी संविधान में संशोधन के बाद उसकी सजा हो गई 5 साल। उसका केस चलता रहा, उसका फाइनल फैसला अभी आया, तो उसको सजा 6 महीने की होगी कि 5 साल की होगी? तो उसको सजा 6 महीने की होगी, क्योंकि वो 5 साल पहले उसने अपराध किया था। तो 5 साल पहले जो कानून था उसी के आधार पर उसको सजा सुनाई जाएगी, ये चीज समझिए। तो ये 3 तरह के अपराधियों को भी संरक्षण दिया गया है, ठीक है। 21, जीवन जीने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है दोस्तों। जीवन जीने की, तो जीवन जीने का मतलब ऐसा नहीं कि आप जीते जा रहे हो, गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है कि एक व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसको स्वच्छ पानी की पीने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पर्यावरण में रहने की स्वतंत्रता है, उसको अच्छा खाने की स्वतंत्रता है, उसे एजुकेशन की स्वतंत्रता है कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, भारत सरकार की जवाबदेही है कि उसको प्राइमरी एजुकेशन मिले, ठीक है। इसके अलावा उसको स्वास्थ्य मतलब उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिले, इसकी भी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो जीवन जीने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल जिए जा रहे हो कैसे भी। तो जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीने की स्वतंत्रता है, गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 21 कहता है। और दोस्तों अनुच्छेद 14 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ अपने देश के, 14 में क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 में सभी को समान माना जाएगा, और 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं परंतु पूरे लोगों को, सभी लोगों को इस प्राप्त है। अगर कोई विदेशी नागरिक भी आता है तो उसको समानता का अधिकार है, उसे जीवन जीने का अधिकार है भारत में, भले ही वो भारत का नागरिक ना हो। तो इसलिए अनुच्छेद 14 और 21 ये सभी को प्राप्त है, ठीक है। 21 ए दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। पहले शिक्षा का अधिकार ये भाग 4 में था, नीति निदेशक तत्व में।
बाद में 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अर्थात अब शिक्षा कहां से कहां तक लेके, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री मुफ्त शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का कि उसे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की शिक्षा मुफ्त में मिले। क्लियर है? और ये 2002 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में। शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार है। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 86वां संविधान संशोधन। क्लियर है? अगला है 22वां, गिरफ्तारी और निरोधक बंदी से संविधान सांविधिक अधिकार। तो जो 22 आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 22 ये जो आर्टिकल 22 है अनुच्छेद 22 है, ये गिरफ्तारी से संबंधित आपको कुछ अधिकार देता है। अर्थात अगर पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने, तो आपको कारण जानने का अधिकार है। यानी कि पुलिस से आप पूछ सकते हो कि भाई आप मुझे किस जुर्म के लिए, किस अपराध के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, तो कारण जानने का अधिकार। दूसरा है कारण जानने का, ठीक है, कारण जानने का। दूसरा है कि आपको पुलिस अगर कस्टडी में रखी है तो 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। यह भी है आपके पास अधिकार, ठीक है। और एक तीसरा है, तीसरा अधिकार आपको देता है कि आप अपने वकील यानी एडवोकेट से भी बात कर सकते हो। यह अधिकार भी आपको ये देता है। निरोधक बंदी में आपको कुछ अधिकार नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन इसमें भी 3 महीने से ज्यादा आपको कोई कैद करके नहीं रख सकता, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया समता ने पहला अधिकार। स्वतंत्रता के लिए, तो ये स्वतंत्रता क्या हो गया? दूसरा अधिकार। अब आगे चलेंगे तो समता ने स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए क्या किया? शोषण के विरुद्ध। क्या बोला था? समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध, आज की क्लास में ही हटा दूंगा, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। 23 में दिया है कि मानव तस्करी नहीं की जाएगी, जबरन किसी से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। जो पहले बलात आश्रम होता था, बलात आश्रम, ठीक है, बलात आश्रम, या आप कह सकते हो बेगारी, बिना काम के मजदूरी, बिना पैसे की मजदूरी को बोला जाता था बेगारी। पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे, क्या करते थे? कहते थे चल तुम ये थोड़ा सा अन्न रख लेना, आज मेरे यहाँ काम करो। तो बेगारी, बिना पैसे की मजदूरी नहीं करा सकता कोई, ये अनुच्छेद 23 कहता है। 23 क्या कह रहा है? कि कोई बेगारी नहीं करा सकता, बलात् आश्रम नहीं करा सकता, कोई जबरन मजदूरी नहीं करा सकता, मानव तस्करी नहीं करा सकता। 24 कह रहा है बालकों को कारखानों आदि में कार्य से रोकना। यानी जो माइनर्स हैं, जो चाइल्ड वर्क को रोकने की काम कर रहा है, ये समझना है। जो माइनर्स हैं उनको किसी भी कारखानों में काम करने से ये रोकता है अनुच्छेद 24, ठीक है। तो किसी भी कार्य में, यानी कि कोई माइनर है, नाबालिग है, उससे कहीं भी काम नहीं करा सकते सिवाय उनके कुछ फैमिली वर्क के, ठीक है। पारिवारिक कुछ कार्य है वहां कर सकता है, परंतु ऐसे कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो समता ने स्वतंत्रता के लिए, शोषण के विरुद्ध, धर्म बताया था, अगला धर्म के लिए है ना। तो धर्म और संस्कृत, संस्कृत अगला है। तो धर्म की स्वतंत्रता ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसको भी कैसे याद रखोगे? तो 25 से लेकर 28 तक कैसे याद रखना है मैं आपको यहां समझा देता हूं। आर्टिकल 25 कह रहा है धर्म, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म को आप मान सकते हो, मानने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। अब देखो, ऐसे याद रखो, अगर आप किसी धर्म को मानोगे, किसी धर्म की पूजा करोगे, तो उसका मंदिर बनाओगे, और जब मंदिर बनाओगे तो उस मंदिर का प्रबंधन करने की भी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। यानी धर्म का प्रबंधन करना, धर्म का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ठीक है, धर्म का प्रबंधन करना, धर्म का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार ये अनुच्छेद 26 देता है। तो कैसे याद रखेंगे? 25 में धर्म मानने की स्वतंत्रता, 26 जब हम धर्म मानेंगे तो मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, और उसका प्रबंधन भी कौन करेगा? हम ही करेंगे। अब जब प्रबंधन कर लोगे, मंदिर बन जाएगा, तो मंदिर में लोग आए, इसके लिए क्या करोगे? प्रचार भी करोगे।
या वहां गुरुद्वारे में लोग आए, आसपास बताओगे ना कि भाई यहाँ गुरुद्वारा है हमारा, तो प्रचार प्रसार करने की, प्रचार प्रसार करने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रचार प्रसार में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी प्रचार प्रसार करने के लिए टैक्स फ्री आप प्रचार प्रसार कर सकते हो किसी भी धर्म का, अपने धर्म का। बात समझ आई? तो आपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो समझिए धर्म मानने की स्वतंत्रता। धर्म आपने माना तो आपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाया। जब वो गुरुद्वारा बनाओगे तो लोग प्रचार भी प्रसार करोगे, आसपास लोग जाने ताकि आपके मंदिर या संस्थान में आए। तो उसके लिए प्रचार करने के लिए आपसे कर नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, राइट। अब आप जब ये सारा करोगे, लोग आएंगे तो उनको क्या करोगे? शिक्षा भी दोगे, धार्मिक शिक्षा। क्या दोगे? धार्मिक शिक्षा भी दोगे, धार्मिक शिक्षा भी दोगे। अब धार्मिक शिक्षा के लिए कुछ चीजें बनाई गई हैं कि अगर कोई सरकारी संस्थान है तो उस सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा देना निषेध है। परंतु अगर वो निजी विद्यालय है या निजी कोई संस्थान है, उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा कोई भी अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, ठीक है। बशर्ते अगर कोई भी शिक्षा माइनर को दी जा रही है तो पहले उसके पिता या माता पिता से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तो देखो 25 से 28 कैसे याद हो गया? बहुत आसान है। 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो मानोगे तो क्या करोगे? मंदिर बनाओगे, उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। प्रचार प्रसार करोगे ताकि आपके मंदिर में लोग आए, ये 27 कहता है। और जब लोग आएंगे तो उनको धार्मिक शिक्षा दोगे, तो ये 28 कहता है। चलिए, तो ये भी हो गया। तो समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धर्म, है ना, तो धर्म हो गया। अब अगला क्या आएगा? संस्कृति। क्या आएगा? संस्कृत, ठीक है। तो पांचवा क्या है आपका? संस्कृत, है ना। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है, ठीक है। कोई भी अल्पसंख्यक अपने देश में अपनी भाषा, अपना संस्कृत, संस्कृत लिपि, उसकी लिखने की जो कला है, लिपि, इन सब का संरक्षण करने का उसको अधिकार है। इन सब का क्या कर सकता है? उसकी रक्षा कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, करेक्ट है। और ये हो गया तुम्हारा 29। क्या हो गया? 29। अब आपकी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, इसकी रक्षा करोगे। तो इसकी रक्षा करने के लिए आप क्या करोगे कि आगे पीढ़ी को भी पता चले, तो आपने क्या किया? आपने संस्थान खोला। क्या खोला? शैक्षिक संस्थान। तभी तो आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हो। तो क्या करोगे? आप शैक्षिक संस्थान खोलोगे, शैक्षिक संस्थान खोलोगे, राइट, संस्थान खोलोगे। और शैक्षिक संस्थानों का प्रबंधन करने की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। इसलिए ये भी अधिकार आपको दिया गया है। तो कैसे याद रखोगे? 29 कह रहा है कि अपनी संस्कृति और शिक्षा लिपि का संरक्षण करना आपका अधिकार है। उस संरक्षण कैसे रहेगा? अगर आप ही बस को पास है, आपने आगे पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं किया तो खत्म हो जाएगा। अगर उसको बनाए रखना चाहते हो तो क्या करोगे? शैक्षिक संस्थान बनाओगे, जहां पर आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में उसको बताओगे, ठीक है। तो ये 30 कह रहा है। तो समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म 25 से 28, सांस्कृतिक 29-30, संवैधानिक उपचार किया। क्या बोला था? संवैधानिक उपचार किया। तो संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 संविधान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा गया है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अर्थात अगर कोई राज्य, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, जो हमने अभी मौलिक अधिकार पढ़े, ठीक है, 14 से लेकर 30 तक में, अगर इन मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर क्या कर सकते हो? अपने अधिकारों को पाने के लिए आप यहां जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कुछ रिट जारी करने के अधिकार होते हैं, जिसमें से एक है हाइबियस कॉर्पस, एक है मैंडमस, एक है प्रोहिबिशन, एक होता है क्यो वारंटो और एक होता है सर्टियोरारी। 1 2 3 4 5, ये 5 रिट अधिकार होते हैं जिसके माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकार को
लागू कराया जा सकता है। तो कितने रिट दिए गए हैं? 5 रिट दिए गए हैं। ठीक है, ये रिट के बारे में भी जो हमारी डिटेल वीडियो है आप वहां पर पढ़ोगे, बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। और दोस्तों 32 अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा, क्योंकि यही एक ऐसा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के माध्यम से उसे लागू कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद नंबर 31 भी ये धन का अधिकार था। क्या था? धन का, प्रॉपर्टी का अधिकार था। ठीक है, तो इसको भी 300A में जोड़ा गया है, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मैंने बताया था ना कि 7 अधिकार थे, अब कितने हैं? 6 अधिकार हैं, क्योंकि धन के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए फटाफट एक दो चीजें 33, 34, 35 देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध, यानी कि सशस्त्र बलों के केस में कुछ मौलिक अधिकारों पर लीनियंसी दी गई है। लॉ मार्शल, अगर मार्शल लॉ लग जाता है या कुछ ऐसे आपातकाल लग जाता है, उस केस में मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? सस्पेंशन किया जा सकता है। संसद द्वारा कानून बनाना, तो कानून जो मौलिक अधिकार से संबंधित कानून है वो कौन बना सकता है? संसद बना सकता है, ये अनुच्छेद 35 कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा मौलिक अधिकारों के बारे में। अब हम फटाफट क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगेन अगर और डिटेल में आपको पढ़ना है दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर भाग 3 मौलिक अधिकार का डिटेल वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद डिटेल में, और साथ ही साथ हमने आपको बताया है कि जितने भी इससे रिलेटेड आपके क्या दिए गए हैं? वाद, यानी कि जो केसेस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी हमने डिस्कशन किया है। पहला सवाल, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों सवालों की ओर। तो इसमें जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल क्या है? कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अभी हमने बताया कि 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं इसी में डिस्कस किया गया है। मौलिक, अब देखो आपने डिटेल समझ लिया है तो क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है? अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो? तो मैंने बताया था 32, और इसी को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने क्या बोला था? आत्मा बोला है, संविधान की आत्मा। मौलिक अधिकार को मूल रूप में कितने प्रकार के अधिकारों के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो मूल रूप से शुरू में कितने प्रकार? 7 प्रकार। फिर बाद में हमने क्या बोला था कि संपत्ति का अधिकार या जो धन का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? संपत्ति का, समानता का हाई है, स्वतंत्रता का हाई है, और शोषण के विरुद्ध भी हाई है। क्लियर है? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले में। तो दोस्तों कानून के समक्ष समानता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कानून के समक्ष समानता, तो समानता कौन देता है? अनुच्छेद 14। ठीक है, जिसको हमने बताया था कि ये सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। राज्य के लिए नकारात्मक है, जबकि नागरिक के लिए क्या है? सकारात्मक है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को निषेध करता है। राइट, यह किसके लिए लागू होता है? केवल नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए? तो इसका सही जवाब है केवल भारतीय नागरिकों के लिए। हमने बताया है कुछ, जैसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, ये समान रूप से सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक है हो या किसी और देश का नागरिक हो। करेक्ट है? इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, वो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ठीक है, तो सार्वजनिक रोजगार में समानता, दो चीजें बताई थी। 15 अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, और रोजगार में अवसर की समानता किसमें दिया गया है? तो सार्वजनिक रोजगार में दिया गया है 16 में। तो 15 में शैक्षणिक संस्थान
और 16 में क्या दिया गया था, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, और साथ ही जितने भी आरक्षण दिए गए हैं SC ST OBC EWS को, वो अनुच्छेद 16 में ही दिए गए हैं। करेक्ट। अनुच्छेद 17 के तहत क्या समाप्त किया गया है, तो 17 क्या करता है, अस्पृश्यता, 7 से 17, 7 से अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों यानी टाइटल्स का उन्मूलन करता है, 18 बताया था। 18 में क्या करता है, उपाधियों, आ से 18, ऊ से उपाधियों, आ ऊ आऊ, ठीक है, ऐसे याद रखिए, कुछ भी रिलेट कर लीजिए दोस्तों। उपाधियों का अंत यानी कि राय नहीं लगा सकते, राजा नहीं लगा सकते, नवाब नहीं लगा सकते, ये उपाधियां नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जातिगत, ये जन्म के आधार पर ये उपाधियां हैं, इसलिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19, 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को दी गई हैं दोस्तों, तो कितनी बताई थी, 6। कितनी बताई थी, 6, राइट। एग्जाम्पल भी दिया था आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, तो हमने कौन कौन से 6 बोले थे, कि बोलने का अधिकार, फिर बोलने का अधिकार हो गया, बोलने का अधिकार हो गया, फिर किसकी बात किया था, सभा करने का अधिकार, तो सभा कर सकता है व्यक्ति, फिर संगठन बना सकता है, संगठन बना सकता है, ठीक है। फिर क्या कर सकता है, कहीं भी भारत में संचालन कर सकता है, घूम सकता है, घूमने की स्वतंत्रता कहीं भी पूरे देश में, ठीक है। फिर पांचवा क्या था, कि आप निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमेगा तो निवास भी करेगा। और छठा क्या था, आपका रोजगार, कोई भी रोजगार किया जा सकता है, तो रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो इनमें से क्या कह रहा है कि कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, तो बोलने अभिव्यक्ति ये है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये नहीं है इसके अंदर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। बताया था कि 21 में जीवन, गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और सुप्रीम कोर्ट में इसमें और भी बहुत सारी चीजें किया है, कि प्राइवेसी भी आपकी क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी, यह भी जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ये शायद 2017 में संविधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जजमेंट, ठीक है, कि प्राइवेसी, ठीक है, यह भी आपकी जीवन जीने की स्वतंत्रता है। शिक्षा जीवन जीने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पानी, हवा, ये सब जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या प्रदान करता है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, बताया था ना कि आपको एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी। दूसरा बताया था आपको कि अगर आपने जिस समय जो अपराध किया है उसी समय के आधार पर आपको सजा दी जाएगी, करेक्ट है, ये सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद निवारक नजरबंदी से संबंधित है, तो ये 22 में दिया है, निवारक नजरबंदी। कौन सा अनुच्छेद, निवारक नजरबंदी, तो नजरबंदी का ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 22 में, ठीक है। तो इसमें दो चीजें दिया गया है, एक तो अगर आपको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी का भी इसी में है, गिरफ्तारी का भी इसी में है दोस्तों, ठीक है। गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी, ठीक है। तो गिरफ्तारी से भी संबंधित हमने बताया था कि आपको कारण जानने का अधिकार है, आपको एडवोकेट से बात करने का अधिकार है, और 24 घंटे में पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, ये भी आपको अधिकार दिया गया है। ये सब किसमें दिया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 22 में। मानव तस्करी और बधुआ मजदूरी, तो याद करिए समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण, ये क्या है, शोषण है, तो शोषण किसमें दिया गया था, 23 और 24 में। 23 में दिया गया था कि कोई आपसे बधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, कोई आपसे बलात् आश्रम नहीं करा सकता, कोई मानव तस्करी नहीं कर सकता। और 24 में क्या बोला था, कि चाइल्ड लेबर, 24 में क्या था, चाइल्ड लेबर की बात किया था। तो 23 क्या कह रहा है, 23 यहां पर बधुआ मजदूरी या मानव तस्करी 23 में है। 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर रोक किस अनुच्छेद में है, तभी बताया कि शोषण किसमें आता है, 23 और 24 में। 23 में मानव तस्करी बधुआ मजदूरी है, और 24 में क्या है, छोटे बच्चों से काम कराना, यानी कि माइनर्स को कहीं फैक्ट्रीज में नहीं रखा जा सकता, ये अनुच्छेद 24 कहता है, ठीक है। बाल आश्रम, ठीक है। 17 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया था, तो अगेन याद करिए समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध 23-24 हो गया था।
और धर्म, धर्म राइट, ये आया था 25 से लेकर 28 तक। फिर आया था संस्कृत, अल्पसंख्यकों की संस्कृत बचाना, ये दिया था किसमें, 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचार किया वो 32 में दिया था, संस्कृत संस्कृत। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, धर्म की स्वतंत्रता किसमें दिया है, 25 में। तो इसमें भी याद करने का ट्रिक बताया था कि 25 में आप कोई भी धर्म मान सकते हो। 26 में बताया था कि अगर धर्म मान रहे हो तो आप मंदिर बनाओगे, कोई अपना संस्थान बनाओगे, उसका धार्मिक धर्म का प्रबंधन कर सकते हो 26 में। और 27 में क्या बोला था कि धर्म, जब कोई आप संस्थान बनाओगे तो उसका प्रचार प्रसार करोगे, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ये 27 था। और 28 में आप शिक्षा दोगे, धार्मिक शिक्षा दोगे, राइट। तो क्या कह रहा है, 25, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता 25 देता है, कौन देता है, 25। 26 में क्या कहा गया है, तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना, अभी आपको रिवाइज भी करा दिया, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों से छूट, तो मैंने क्या बोला था, धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर आप प्रचार प्रसार करोगे तो ये अनुच्छेद क्या कह रहा है, 27, 27 के अंतर्गत आप प्रचार प्रसार कर सकते हो बिना टैक्स पे किए। धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, धार्मिक शिक्षा तो बताया था ना, 25 में क्या है, धर्म मानने की स्वतंत्रता, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, और शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता किसमें था, अनुच्छेद 28 में। 21 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों भी बताया, समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध, धर्म था 25 से 28, और संस्कृति, संस्कृत कहां था, 29 और 30 में। ठीक है, 29 और 30 में। तो सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना ये किसमें था, 29 में। और इनका, इससे संबंधित विद्यालय खोलना, शैक्षणिक संस्थान खोलना, वो किसमें था, 30 में था। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार प्राप्त है, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अधिकार क्या किया गया है, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है दोस्तों। 23 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मैंने बताया था कि 32 अनुच्छेद जो आत्मा है संविधान का, इसी में अगर संविधान कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो रिट के माध्यम से उसे लागू कराया जा सकता है। और यह अनुच्छेद कौन सा है, 32, 32 करेक्ट है। आंसर करेक्ट क्या होगा आपका, 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय, आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किस स्थिति में सरकार को है, तो अगर आपातकाल की स्थिति होती है तब मौलिक अधिकार को निलंबित यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों पर लागू नहीं होता, एक्चुअली लागू होता है कहने का मतलब है, ये नहीं को हटा दीजिएगा। तो 14 अनुच्छेद बताया था, और 21, 14 और 21 सभी नागरिक, सभी लोगों के लिए प्राप्त है, राइट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और सी, ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बताया गया है, तो मैंने बताया था दोस्तों कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अब मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है, 21 ए में डाला गया है। और अब ये प्राइमरी शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। पहले ये नीति निदेशक तत्व यानी कि संविधान के भाग 4 में हुआ करता था, अब संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 21 ए में जोड़ दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से, 86 में संविधान संशोधन 2002 में, अभी बताया भी है आपको। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज हो गया। अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को दिया गया, तभी बताया 6 से 14 वर्ष। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी अदालतें रिट जारी कर सकती हैं, कितने तरह की रिट होती हैं यह भी सवाल पूछ सकता है, तो मैंने बताया था 5 तरह की रिट होती हैं, वो मैंने आपको समझाया है। कौन कौन सी अदालत में आप जा सकते हो संविधान के उल्लंघन होने पर रिट के लिए, तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह आप जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो करेक्ट आंसर बी होगा। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर शामिल किया गया है, यह बात करेक्ट है। यह कथन किसके संदर्भ में सही है,
तो ये है समान, वहां से हम क्या लिए थे, समानता और स्वतंत्रता। इसीलिए कहा गया है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से, जबकि अमेरिका से पूरा नहीं लिया गया है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें समानता और स्वतंत्रता दोनों ही दिए गए हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। आज की क्लास में यहीं तक। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सर प्रयास कर रहे हैं और काफी मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कंटेंट बनाने में टाइम लगता है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच।